हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 जो कर रहे थे उसमें मॉड्यूल डी का यूनिट 12 करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होगा। इस यूनिट का नाम है क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट स्कोरिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग बेसिकली एक एनालिसिस होती है जिसमें कि जो भी बिजनेस एंटिटी है, मतलब जो भी कॉर्पोरेट है या जो भी है, उसका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो रेट करवाना चाह रहा है या रेट किया जा रहा है, उससे रिलेटेड पूरा क्रेडिट रिस्क जो है वो बताया जाता है। ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जो भी क्रेडेंशियल होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उस एंटिटी या उस कॉर्पोरेट या उस ऑर्गेनाइजेशन के, इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग। क्या उधार उन्होंने ले रखा है, क्या उधार उन्होंने दे रखा है, उस पर डिपेंड करता है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी होगी। ज़्यादातर ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है ये अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड में होती है, जिसमें एक डिटेल रिपोर्ट रहती है जिसमें जो कस्टमर है, कस्टमर नहीं बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बेसिकली जो होता है ना वो बेसिकली बॉन्ड्स वगैरह की होती है। जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल ए डबल बी ऐसा होता है। ये क्रेडिट रेटिंग को आप लोग सिविल स्कोर्स जो इंडिविजुअल्स का होता है वो मत समझिएगा, वो अलग है। ये क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर करी जा रही है जो भी बॉन्ड्स या सर्टिफिकेट डिपॉजिट या कमर्शियल पेपर्स जो भी निकाले जाते हैं, जो कंपनीज फ्लोट करती हैं, उनकी रेटिंग की बात यहाँ हो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या बोरिंग और लेंडिंग हिस्ट्री रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की, और जो एंटिटी है उसका क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, मतलब उस पे उधार लेने की क्या क्षमता है कि वो क्या आगे अदा कर पाएगा, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या था, वो सब चीज़ें। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आगे चल के ये अपने जो भी डेप्ट ऑब्लिगेशंस है, मतलब जो इस पेपर उधार को चुकाना है, उसके लिए इसका क्या एबिलिटी है उसको पे ऑफ कर पाने की। ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग क्या डिफाइन किया गया, ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यानी सीआरए की ओपिनियन है, जो कि इशूअर यानी कि जो बोरोअर है, जो जो पैसा उठा रहा है मार्केट से, उसकी इस बात की कैपेसिटी को कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को आगे चल के, डिपॉजिटर्स के ऑब्लिगेशंस को आगे चल के, लेंडर्स के ऑब्लिगेशंस को आगे चल के टाइमली मैंने पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस बात की जो चीज़ होती है, इस रेटिंग को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग, जिसको करता कौन है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करती हैं। हाई क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि जो पे बैक कैपेसिटी है वो हाई है उस ऑर्गेनाइजेशन की। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होता है? ये एक प्राइवेट कंपनी होता है जो कि लार्ज स्केल बोरोवर, जैसे किसी कंपनी की या पूरे किसी देश की, उस का क्रेडिट वर्थिनेस को बताते हैं। ये बेसिकली बोरोवर की एबिलिटी, क्या बोरोवर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप बॉन्ड, कोई एंटिटी, कोई कंपनी या कोई भी कंट्री अगर अपने बॉन्ड्स मार्केट में लाती है तो इसका मतलब वो मनी मार्केट से बोरो कर रही है, इसीलिए उसको बोरोवर कहा गया है। तो उसकी लोन पे ऑफ करने की क्या कैपेसिटी है वो बताती है क्रेडिट रेटिंग। ये बेसिकली जो डेटर है, मतलब कि जो कंपनी, जो कंट्री है, उसकी क्या एबिलिटी है उस उधार को पे बैक कर पाने की, और डिफॉल्ट होने का क्या लाइक्लीहुड यानी कितना चांसेस है वो बताती है। ये साथ ही साथ जो इशूअर डेब्ट ऑब्लिगेशन है उसका जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिसको मार्केट में लाने वाली है, सपोज वो कमर्शियल पेपर ला रही है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ला रही है, वो म्युनिसिपलिटी के बॉन्ड्स ला रही है, तो उससे संबंधित क्रेडिट वर्दिनेस को बताएगा और उसका अंडरलाइन डेब्ट क्या है ये बताएगा। ये किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की रेटिंग नहीं करता है, वो सिविल होता है। ठीक है, जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स रेट करेगा सीआरए, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, म्यूनसिपलिटी बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक्स, डिबेंचर्स, कोलेटराइज सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग में बताया गया क्या, मतलब इतिहास रहा है क्रेडिट रेटिंग का। 1909 में जॉन मूडी ने स्टार्ट की थी यूएस में रेल बॉन्ड को रेट करना। ठीक है, आज की डेट में इंटरनेशनल सिनेरियो में 3 रेटिंग एजेंसीज हैं, एक तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, दूसरी एसएनपी यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर की ग्लोबल रेटिंग, और तीसरी फिच। ज़्यादातर जो सीआरए हैं वो अपनी रेटिंग किसी रिक्वेस्ट पे ही असाइन करते हैं। जब कोई कंट्री या कोई कंपनी उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि हमें असाइन करो रेटिंग, कभी कभी ये लोग अपने आप भी असाइन कर देते हैं। वो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एसएनपी ने बोला कि भारत की जीडीपी इतनी इतनी रहेगी, या फला बॉन्ड जो है उसका ये रेटिंग रहेगा। क्यों? ये लोग अपने अनसोलिसिटेड एडवाइस भी कभी कभी कर देते हैं। 1959 में इंडस्ट्रियल कंट्री जो फ्रांस थी उसको एसएनपी रेट किया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इसको रेट किया वो फ्रांस थी। किसने किया? एसएनपी ने किया। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विसेज इंडिया लिमिटेड यानी क्रिसिल जो है उसने इंडिया में क्रेडिट रेटिंग का काम शुरू किया। कब शुरू किया? 1987 में स्टैब्लिश हुई क्रिसिल, और जनवरी 1988 में इसने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। करंटली इंडिया में 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि बॉन्ड्स को रेट करती हैं, टाइम डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, इन सबको रेट करती हैं। ठीक है, कुछ है इंडिया में ऐसी भी रेटिंग एजेंसी जिनका टाई अप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के साथ है। कौन कौन सी? क्रिसिल का टाई अप है एसएनपी के साथ, इकरा का है मूडीज के साथ, केयर का है फिच के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रेडिट रेटिंग के देख लीजिए। पहला तो ये इशूअर कैपेसिटी टू रीपे, मतलब जो भी बॉन्ड इशू कर रही है, जो कंपनी या जो कंट्री या जो म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड्स इशू कर रही है, उसका असेसमेंट करते हैं कि उनकी क्या कैपेसिटी है पे बैक कर पाने के मामले में। ये किस पर बेस करता है? ये बेस करता है डेटा पर, मतलब जो वो कंपनी या जो कंट्री है उसकी फाइनेंशियल
स्ट्रेंथ क्या है, उसका फाइनेंशियल डेटा क्या है, पास्ट में उसने क्या उधार लिया है और कैसे चुकाया है, कितना चुकाया है, वो सब चीज़ें डेटा पर डिपेंड करता है। ये सिंबल्स में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब जैसे ट्रिपल ए, डबल बी, सी, डी, इस तरीके से। ट्रिपल ए डबल बी क्या है ये तो आगे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के, वही लोग इस काम को करते हैं, ठीक है, मतलब वो उसमें एज अ सर्विस कार्य करते हैं। जो गाइडेंस होती है ये, हाँ ये खास बात है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए गाइडेंस है, ना कि रिकमेंडेशन। मतलब जो भी रेटिंग दी जा रही है वो गाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि उन्हें इन्वेस्ट करना है क्या, लेकिन रेकमेंड नहीं करता। ये बात इन्होंने एक डिस्क्लेमर समझ लीजिए इसको। डिस्क्लेमर से याद आया कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। आप वीडियो में डिस्क्लेमर देख सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग क्या क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, क्रेडिट रेटिंग के दो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है इश्यूअर, एक होता है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट है? इन्वेस्टर को बेनिफिट ये होता है कि इन्हें जो रिस्क होता है उसका असेसमेंट मिल जाता है। जो बॉन्ड जिसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को बहुत लो कॉस्ट में प्राप्त हो जाती है। और दूसरी बात, इनके जो भी बॉन्ड ने लिया है ना, हाँ इसमें ये भी सिस्टम होता है कि अगर आज रेट किया है किसी कंपनी ने, किसी रेटिंग एजेंसी ने किसी बॉन्ड को, तो वो जब तक वो बॉन्ड की लाइफ रहेगी तब तक वो रिव्यू भी करता रहेगा। तो इन्हें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग मिल जाती है अपने बॉन्ड की कि भाई क्या वैल्यू इसकी चल रही है, कि वो अच्छा है कि नहीं है। अगर तो नहीं वो कंपनी भाग गई है तो वो हमें बेचने की जरूरत पड़ गई है। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है, मतलब ये लोग कई रेटिंग्स होती है, कई बॉन्ड्स होते हैं, तो उन्हें चॉइस इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो अपना चूज कर सकते हैं। इश्यूर को क्या बेनिफिट है? इश्यूर को क्या होता है, बोरिंग में आसानी पड़ती, ईजी हो जाती है बोरिंग उसके लिए। चीपर रेट पे बोरिंग हो जाती है, भाई बैंक वगैरह से महंगा पड़ता है, बॉन्ड्स के उसको सस्ता पड़ जाता है। ग्रोथ इससे होती है। साथ ही साथ लेस नोन कंपनीज जो होती है उनको भी रिकग्निशन प्राप्त होता है। जो बोरोवर्स हैं, मतलब जो कंपनी या कंट्री, उनमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। और साथ ही साथ जो उनका इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है वो और अच्छे लेवल पर होता है, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन वाइडली पब्लिकली अवेलेबल रहती है। फैक्टर्स क्या क्या कंसीडर करती हैं जब रेटिंग कंपनीज इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करती हैं? पहली बात तो इश्यूर की एबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट, मतलब कि इश्यूर क्या अपना जो उधार उसको चुका पाएगा, उसके लिए रेटिंग एजेंसीज क्या देखेंगी? पहले तो इश्यूर का जो पास्ट और फ्यूचर कैश फ्लो है। कैश फ्लो मतलब कितनी रसीद उसके पास है, कितना माल वो बेच चुका, आगे क्या इंस्टॉलमेंट से पैसा आने की उम्मीद है उसके पास, क्या बजट है, उन वो सब। उसका मतलब कैश फ्लो का मतलब कैश में कितना पैसा आना बचा है, पास्ट में कितना है, फ्यूचर में कितना आना है। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कितना पैसा उस कंपनी को एज ए इंटरेस्ट पे करना है और कितना पैसा उसे अर्न करना है। ऐसा तो नहीं कि उसने डेब्ट बॉन्ड ले लिया, बोला हम इतना आपको मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन देखा, हिसाब देखा, बैलेंस शीट देखी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड वाली, तो देखा कि उसमें अरे भाई ये तो केवल 85 लाख अर्न कर रहा है, तो 1 करोड़ कैसे आप इंटरेस्ट पे आउट कर दोगे? इसका मतलब वो भी रेटिंग एजेंसी में इंपॉर्टेंट होता है। करंट आउटस्टैंडिंग क्या क्या है कंपनी, क्या क्या उधार है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या पोजीशन है, ऐसी कौन सी लिक्विडिटी चीजें हैं जिनको शॉर्ट टर्म लिक्विडेट कर सकते हैं। जो भी इन्होंने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी चीजें प्लेज कर रखी है, उनकी करंट वैल्यू क्या है, उन असेट्स की वैल्यू क्या है। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कंपनी के क्या एडवांटेज है उस लोकेशन के। और साथ ही साथ जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अभी विजय माल्या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो आप ऑब्वियसली, अगर विजय माल्या उसके प्रमोटर डायरेक्टर हैं, तो आप ऑब्वियसली उस कंपनी के बॉन्ड्स नहीं खरीदोगे, बिकॉज आईपीओ नहीं खरीदोगे, उसके शेयर्स नहीं खरीदोगे, बॉन्ड क्यों खरीदोगे? ठीक है। लेकिन अगर निखिल कामत का इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है आपको, तो आपको लगेगा हाँ ये तो कर सकते हैं। समझे ना? तो मतलब एक आपकी कहने का मतलब है, एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर डायरेक्टर्स का, वो बहुत मैटर करता है। मार्केट पोजिशन क्या है कंपनी की, वो भी देखा जाता है, मतलब कि कंपनी जो है उसका ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है, मतलब पूरा उस मार्केट में। साथ ही साथ वो क्या कंपटीटिव एडवांटेज है उसके पास, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी सपोज ब्रिटानिया ले लेते हैं, ब्रिटानिया बिस्किट बना रही है, ठीक है। अब ब्रिटानिया अचानक से बोलती है कि अब कल से हम तेल भी बनाएंगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि भाई ब्रिटानिया बिस्किट बना रही थी क्योंकि उसका नेटवर्क तो ऑलरेडी दुकान दुकान तक फैला है, अब वो फिर से एफएमजीजी का एक प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए ऑलिव ऑयल बेचना शुरू करेगी, तो आप उस पर जल्दी ट्रस्ट कर लोगे। या वो टूथपेस्ट बनाना शुरू करेगी तो आप उस पर जल्दी ट्रस्ट कर लो, बिकॉज उसका नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका रेटिंग एजेंसी अपने आप रेटिंग उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। कस्टमर बेस का रिसर्च कैसा है, डेवलपमेंट फैसिलिटी कैसी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और उसका सीनियर मैनेजमेंट है उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है और क्या फिलॉसफी है। इंडस्ट्री रिस्क में ये कहा गया है कि इंडस्ट्री रिस्क का मतलब है कि जो भी डिमांड और सप्लाई रिलेटेड चीजें होंगी इंडस्ट्री में, वो कैसे, उसमें क्या रिस्क हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो कि मिडिल ईस्ट में जा रही है, आपको पता है मिडिल ईस्ट में वॉर होने वाली है, या सपोज रशिया और यूक्रेन के एरिया में जा रहा था और वहां पे वॉर चल
चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी देखा जाएगा कि कहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन क्या है और साथ ही साथ सप्लाई एंड डिमांड के। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल रशिया से आ रहा था या यूक्रेन से आ रहा था, अब वहाँ पे वॉर जोन हो गया है, तो उसके आसपास की कंट्रीज पे भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपके रॉ मटेरियल फर्क पड़ेगा। तो ये सब हो गया इंडस्ट्री रिस्क। इंटरनेशनल कंपटीशन क्या है वो देखा जाएगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, मान लीजिए कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी रेटिंग करनी है, लेकिन मान लीजिए लिकर इंडस्ट्री है, तो लिकर इंडस्ट्री में भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्राइस कंट्रोल रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स कंसेशन वगैरह है, कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जैसे सोलर आजकल बहुत चल रहा है। अभी सोलर के कोई बॉन्ड आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात उसकी रेटिंग हाई होगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जा रहा है। इसलिए कुछ अन्य फैक्टर्स भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, बिकॉज ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। विद दिस वी हैव कम टू दिस पार्ट। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।